हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। आज के डॉट वीडियो में मेरे पास 5-6 सवाल हैं। सारे सवाल अच्छे सवाल हैं और आपको मजा आएगा पढ़कर, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और सारे सवाल आपको कुछ ही सेकंड में होने वाले हैं। तो आप जैसे कि देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे भी आया है, आप इस सवाल को पढ़िए और मजा लीजिए। करा 10% एसआई रेट दे रहे हैं बैंक में सुनीता को हर मंथ कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि उसे 3 वर्ष बाद 3,324 रुपये मिले। सवाल आप पढ़ लिए होंगे, इसी राइटिंग में है तो मैं भी इसी राइटिंग में डाल देता हूँ। सवाल एक्चुअली बोर्ड पे डालने में मैं मॉडिफाई नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ आप ही का फॉर्मेट हो, कम से कम आप समझ जाए। हालांकि मैं तो समझता ही हूँ। एसआई रेट से 10% के हिसाब से पैसा लगाना है बैंक में, तो सवाल यह है कि कितना पैसा आप हर महीने जमा करेंगे। हर महीने आपको कुछ पैसा तो जमा करना ही होगा। मान लीजिए पहला महीने आपने जमा किया, दूसरा महीने जमा किया, तीसरा महीने जमा किया, इस तरह से आपको 6 महीने लगातार 3 साल लगातार आपको पैसा जमा करना है। और आपके पास एम क्या है कि आपको 3,324 रुपये 3 साल बाद आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3,324 रुपये मिलेंगे। तो आप बताइए कि 10% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है, 10% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है तो आपने हर महीने कितना पैसा जमा किया। सवाल यहाँ तक आप समझ गए सवाल क्या है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको कि चलिए मान लेते हैं कि 100 रुपये का उसने सारा महीना उसने जमा किया। 100 रुपये सारे महीने, ध्यान दीजिएगा, सारे महीने उसने 100 रुपये जमा किए। तो आप बताइए 3 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 12 गुने 3 36 मंथ है कि नहीं है। अब बताइए जो पहले महीने जो आपको 100 रुपये हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पहले महीने आपने 100 रुपये पहली बार जाके जमा किया था, आज के डेट पे अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया 100 रुपया, तो इस पे आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर पूरा 36 महीना। कितना ब्याज मिलेगा? 36 महीना तक। अच्छा, दूसरा जो पैसा आपने 1 महीने बाद जमा किया उस पर तो आप 35 महीने ब्याज देंगे। अगर किन्हीं के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हम जो पहला पैसा उस पर 36 में 35 महीने निकलेगा, तो आप ध्यान से देखिए, वो 3 महीने के बाद बोल रहा है, मतलब 3 महीने आपने पूरे पैसे जमा किए हैं, मतलब 36 महीने आपने पैसा जमा किया है। तो पहला दिन आपने जमा किया, दूसरे महीने का स्टार्टिंग में या पहले महीने के बाद ये पैसा जमा किया हुआ है, मतलब यहाँ से 1 महीना हो गया है। तो इस तरह से 36 महीने पैसे जमा होंगे। अब बताइए, इस तरह से इसको ब्याज मिलता रहेगा और आखिरी जो पैसा है उस पर 1 ब्याज मिलेगा। आखिरी जो पैसा है उस पर 1 ब्याज मिलेगा और उसका ब्याज नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, 1 महीने का ब्याज आखिरी पे मिला और सबसे पहले पे 36 महीने का ब्याज मिला, तो टोटल कितने महीने का ब्याज मिला? तो आप कहेंगे सर 36 गुने 37 बटे 2 महीने का ब्याज मिला। अच्छा, ब्याज का हिसाब इतने महीने का है तो इसको हम 24 से 12 से गुना कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? इतना साल का ब्याज मिला। और 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? ध्यान दीजिए जरा अच्छे से। 1 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना है? 10% है। मतलब 1 साल में अगर 10% ब्याज मिल रहा है तो इतना साल में कितना ब्याज मिलेगा? इतना गुना 10%। अब इसको थोड़ा सा तोड़ मटोड़ करें, इसको 1/10 लिख देते हैं और यहाँ 12 से 3 गया और आपका 2 से 5 गया और यहाँ से हो गया 5 या 15 और 15 से गुना कीजिए 7, तो आपका कितना हो जाता है? 10, 15 या 45, 10, 55। तो आपको पता चल गया कि 555 का ब्याज उसको मिलेगा, जबकि उसने जो पैसा जमा किया ये भी उसी का पैसा है। तो पैसा उसने कितना जमा किया? टोटल 3600, 100 करके 36 बार, और 555 उसको ब्याज, वो पैसा उसको जो मिलेगा, सुनीता को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मिल रहा है इतना का, जबकि सवाल करा नहीं भैया इतना पैसा नहीं है, उसने 3324 ही पैसा उसको मिला है। तो आप बताइए फिर 100 की वैल्यू कितनी हो गई? आप इसको डिवाइड करेंगे, किसी चीज से कटेगा? देखिए इसमें 3 गुना किया हुआ था, 3 से कट रहा था, और ये भी 3 3 6 और 6 12, 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काट दे रहे हैं, 3 3 3 9, इतना आ गया। अभी 3 से कट गया 1 1 0 8, कुछ बना बात?
कुछ और कटेगा, देखिएगा जरा, काटिए मेरे साथ। 8 2 10 आ रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35, और हो गया आपका 5 दूना 10, 5 7 35, 3 5 7 35 गुना 5, इतना हो गया। और इसको 3 से 8 2 10 7 5, 4 से काट दें, 4 दूना 8, 3 4 7 28, 4 7 28 गुना 4। तो आपको पता चल गया कि जो 5 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, और 100 की वैल्यू कितनी आ गई। कैलकुलेशन था थोड़ा सा, तो आपको पता चल गया 80 रुपये का वो हर महीने का पैसा जमा किया जा रहा था 3 साल तक, और जो पैसे 3324 रुपये बन गए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं मैं, देखिए सवाल नंबर 2। करा एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है, देख लीजिएगा। जिनका भी सवाल है आप देख लीजिए, और जिनका सवाल नहीं है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा है। 77 किलोमीटर की दूर पर किनारा है, यहाँ पे किनारा है, और यहाँ से जहाज एक दिखा है जो कितनी दूरी पर है। जहाज में एक छेद हो जाता है, वो 5.1/2 मिनट में 2.1/4 टन पानी गिरा देता है। 4 टन पानी निकालता है, जो गलत स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि जो छेद हो गया उसके कारण इतने समय में इतना टन पानी जहाज में आ जाता है, जहाज के ऊपर आ जाता है, ताकि जिसके कारण जहाज डूब सकता है। ये पानी जहाज में अंदर आ रहा है, जबकि जहाज में बाहर पानी निकालने वाला भी नल लगा हुआ है, जो 1 घंटे में 60 मिनट में 12 टन पानी को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। ये टंकी जहाज को खाली कर रहा ताकि जहाज डूबे नहीं। होता क्या है कि ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलाना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली बचाव जहाज आकर बचा ले, और डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है। इधर से जहाज आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, और इसको बचाने के लिए अब इसका मतलब क्या है, और आपको बोल रखा है कि अगर जहाज में 69 टन पानी हो गया तो ये डूब जाएगा। मतलब जिस टाइम 69 टन पानी होने वाला होगा उस टाइम अगर ये जहाज पहुंच जाता तो उसे बचा लेता है। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में कितनी पानी आएगी और 1 मिनट में कितनी पानी निकाली जा सकती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से आप 5 दूना 10, 11/2, इसको देखिए लिख रहा हूँ, 11 में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4 दूना 8, 9/4, मतलब 9/2। देखिए यहाँ 11/2 था, वहां 9/4 था, समझ लीजिएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से अब इसकी बात कर रहा हूँ 1 मिनट का, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में फिर 1/5 टन, मतलब सीधी बात कर दे रहा हूँ 5 टन, 5 मिनट में 1 टन, और 11 मिनट में 9.5 टन, 4.5 टन। ठीक है, इतना पानी आ रहा है, इतना पानी जा रहा है। हम समय को बराबर करते हैं तो इसको 10 से गुना कर देते हैं, तो 110 हो गया, और इसको 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 टन पानी इसमें आ रहा है 110 मिनट में, और इसको 22 से गुना कर दीजिए तो पता चलेगा 22 टन पानी उससे निकाला जा रहा है। मतलब 23 टन पानी जो है हर एक 110 मिनट में जहाज में भरा जा रहा है, जहाज में भर जा रहा है। तो 110 मिनट में अगर 23 टन पानी भरा जा रहा है, आपको जहाज की क्षमता सिर्फ 69 टन पानी संभालने की है। इसका मतलब इसके पास 333 मिनट का समय है। 330 मिनट का समय मतलब कितना घंटा हो जाता है, 6 से भागा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा 5.5 घंटा हो जाता है। मतलब 5.5 घंटा में ये जहाज अगर इसके पास पहुंच जाता है तो इसका बचाव किया जा सकता है। तो 5.5 घंटा में ये कितना चलेगा, तो कहेंगे सर 33 किलोमीटर। अगर 33 किलोमीटर ये चल लेगा 5.5 घंटा में, तो इसके पास दूरी कितना बचा चलने के लिए, उसको छूना है। तो देखिए टोटल 77 था, 33 बचा दीजिए तो 44 किलोमीटर का समय बचा है, जिसको इस जहाज को 5.5 घंटे में कवर करना है। तो इसको हटा के 0 कर दीजिए, और ये देखिए 5 से गया, ये 4 से गया, 5 से ये 2 गया, और पता चल गया कि ये 8 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलता है कम से कम, तो ये इस जहाज को 5.5 घंटे में छू लेगा, और उस टाइम तक ये जहाज डूबेगा, और ये जहाज छूलेगा, मतलब वो आदमी बचाया जा सकता है उस जहाज में जितने भी आदमी। ये जो क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट मैं दिया हूं ऑलरेडी,
हालांकि आप समझ लीजिए, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, समझा नहीं सकता हूं, बस याद कर लीजिएगा इस चीज को। सवाल कर रहा है कि CI फॉर 3 years इज 488। CI फॉर 3 years, 3 साल का जो CI है वो कितना है 488, और 4 साल का जो है वो आपको दे रखा है 738। सवाल कर रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर 3 साल में टोटल इतना ब्याज बनता है, 4 साल में इतना ब्याज बनता है, तो चौथे साल ब्याज कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे सर माइनस तो करने आता ही है। माइनस करने आता है तो फिर कर लीजिए, 0 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया। मतलब 4 साल में कितना ब्याज, चौथे साल में कितना ब्याज बन रहा है? इतना बन रहा है। आप रेशियो लेके चलेंगे, उसके बाद अगर अंतर निकालेंगे, 2 से दोनों को काट दीजिएगा और उसके बाद अंतर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 125। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप, 2 गुना 125। आपको याद ये रखना है कि जो थर्ड ईयर का ब्याज होता है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर का जो ब्याज होता है, देख लीजिए ध्यान से, वो R+1 का स्क्वायर होता है। जो फोर्थ ईयर का ब्याज होता है वो R+1 का क्यूब होता है। जहां पे रेट बराबर 1/R है, मैंने R को क्या बोला है आप देख लीजिए ध्यान से, R क्या हमारा रेट का फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसमें भी डिनोमिनेटर सिर्फ है। कब? जब न्यूमिनेटर 1 होगा। मतलब अगर इसको मैं लिखने की कोशिश करूं R+1, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से R की वैल्यू हो गई 4, तो इसका मतलब रेट कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 1/4 हो गया, इसका मतलब बिल्कुल 1/4 हो गया, इसका मतलब 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आया होगा ये कि जो यहाँ पे मैंने किया है कि 2 हटा दिया है, 2 क्यों हटाया? ये जो चीजें दी है ये रेशियो में मैं लेकर चला हूं, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको ये रेशियो में का चीज है, रेशियो में लेकर चले हम। ये सवाल इस तरह से पूछा है कि आपका 3 साल में ब्याज हो गया 488, इधर से कैलकुलेट करते आए, 3 साल हो गया, इतना ब्याज आ गया, चौथे साल ब्याज आपका 250 हो गया, और टोटल कितना आ गया धन? इतना हो गया। तो देखिए ब्याज कितना हो गया 285, पिछले से बढ़ाओगे, पिछले से बढ़ाओगे, इस तरह से आएगा बढ़ के ब्याज। तो ये रेशियो में जो 2 निकल के आ रहा है, ये 2 आपका क्या है? सब में सम्मिलित है, सब में सम्मिलित है। मतलब इसके पहले अगर ब्याज आप कंपेयर करने पता करने की कोशिश करेंगे तीसरे साल में कितना हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा 4+1 का स्क्वायर। यहां से सवाल आपसे प्रिंसिपल भी निकलवा सकता है, सवाल आपसे प्रिंसिपल भी निकाल सकता है, और वो भी इतना ही समय लेगा, ज्यादा समय नहीं लेगा। आपको सिर्फ ये करना था कि डिफरेंस को निकालना है, एकदम शॉर्ट करना है, तो डिफरेंस को चुपचाप निकालिए। अगर नहीं काटना चाह रहे तो जो भी डिफरेंस आता है उसको आप क्या कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर में निकालने की कोशिश कीजिए अगर 3 साल की बात की है, और परफेक्ट क्यूब में निकालने की कोशिश कीजिए अगर 4 साल की चौथे साल की बात हो रही है तो। और ध्यान दीजिए जो फैक्टर निकल कर आए इससे आपका कोई मतलब नहीं, रेशियो में सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप इससे बचना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही कैंसिल आउट करके आगे बढ़िए, आपको दिक्कत नहीं। इस तरह का सवाल पहले भी कराया हूं, और ये सवाल देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़े आराम से आपको समझना है इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि n gives remainder 7 when divided by d। देखिएगा ध्यान से, n को जब भागा दिया जा रहा है d से तो रिमाइंडर बच जा रहा है 7। फिर बोल रहा है कि और अगर इसी n को 2d से डिवाइड किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, n gives remainder 7 when divided by 2 and 20, रिमाइंडर कितना आ जाता है 20, जब इसको डिवाइड किया गया किससे? 2d से। यही n बेचारा जो है पर भाग लग रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n डिवाइडेड बाय d? आपसे ये सवाल पूछ रहा है, बड़े आराम से आपको समझना है इस चीज को, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप खुद बताइए कि अगर आप 2d से किसी को भागा दे रहे और 20 से बच रहा है, तो आप नहीं कहेंगे सर मैंने 20 ही को भागा दिया, मैंने सर 20 को भागा दिया और शेष कितना बच गया? ध्यान दीजिए शेष कितना बचा? 20। हमारी n का वैल्यू हमें पता चल गया वो 20 था। और एक बात और आपको समझ में आ गई कि जो 2d है ये 20 से बड़ा होगा तभी 20 शेष बच रहा है। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब d 10 से बड़ा होगा। हालांकि इस सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 20 को रखिए, आपको पता चल गया 20 है, और अगर 7 20 को भागा देने पर 7 से बच रहा है, मतलब यहाँ कितने लिखा हुआ होगा?
13, यहाँ 13 लिखा हुआ होगा, मतलब यहाँ कितना होगा 13, तभी तो 13 से 13 एक बार में लगेगा। आप यहाँ पे अगर कुछ ऐसा आता कि जैसे मान लेते हैं 14 आता, तो हम कह सकते थे या तो 14 से डिवाइड किया गया या 7 से। तो यहाँ पे कितना से डिवाइड किया गया 13 से, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज आप यहाँ से आपको पता चल गया था कि जो d है ये ग्रेटर देन 10 है, तो 10 से बड़ा यहाँ पे 13 से डिवाइड करना, तो 13 ही लेना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया d कितना है 13 है। अब मुझे बताइए 13 से आपको भागा देना, d की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू 20 थी, 40 थी, तो आपको कितने मरतबे लगेगा 3 मरतबे, शेष कितना बच गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब एकदम जो बेसिक जो होता है ना, मैं उसी पे बात करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो आपसे नहीं सवाल फंसने वाला। आप अगर बेसिक क्लियर नहीं, आप फॉर्मूला रख लिया हर चीज के लिए, तो फिर वो आपको परेशान करेगा, हर बार परेशान करेगा। फॉर्मूला नहीं रटा जाता है कभी भी नहीं। अब एक सवाल और देख लीजिए, ए एंड बी किसी कार्य को अकेले कर्म से 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा सवाल कितना छोटा सा सवाल है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल फिर बड़ा आराम से बनेगा। बोल रहा दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया है। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि इस डायग्राम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। बोल रहा ए प्लस बी 6 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बी की जगह पर सी आता है, और ए और सी मिलकर 4 दिन तक काम करता है, और इस तरह से काम कंप्लीट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब असली सही तरीके से सही बता पाएगा, क्योंकि उसको काम करना था, उसने काम क्या किया। लेकिन आप बता सकते हैं अगर आपने इस बात को समझा कि कहानी हुई क्या है। कहानी हुई है ये कि ए ने काम किया, बी ने काम किया 6 दिन। कहानी हुई है कि ए ने काम किया, सी ने काम किया 4 दिन। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ए ने 6 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, तो ए ने 10 दिन काम किया। और अगर ए ने 10 दिन काम किया है तो 1/2 काम तो एक कर लेगा। देख लीजिए एक बार, 20 दिन में पूरा काम करता है, 10 दिन में कितना काम करेगा 10/2। इससे और छोटा करूं क्या, इससे छोटा नहीं कर सकता हूं। बी के बारे में आप बात कीजिए तो कहिएगा सर बी तो 6 दिन काम किया, उसका तो काम ही नहीं किया। तो अच्छा यहाँ कितना है 15 साल, हाँ 15 है। बी ने काम नहीं किया, तो बी ने काम नहीं किया तो कितना हो जाएगा, बी ने 6 दिन तक काम किया था, तो 6/15 काम कर लिया, मतलब 3 से काट दें तो 2/5 काम बी ने किया है, 1/2 काम ए ने किया है। तो आप बताइए सी के लिए कितना काम बचा था जो सी ने किया है। तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, या फिर बताइए कि आधा इसने किया है, तो आधा में से इतना इसने किया है, तो आधा का जो 2/5 हटाएंगे तो कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर 1/10। अब देख लीजिए इसको माइनस करके, 1/2 में से 2/5 कम हो गया, तो यहाँ 1/2 हुआ, बचा 1/2 में 2/5 हो गया, 5 - 4 1/10। तो ये जो काम है यही सी ने किया है। सी के लिए बस इतना ही सब बचा था बेचारे के हिस्से में, और इसने सी ने कितना दिन लगा दिया करने में, 4 दिन लगा दिया। इसका मतलब अगर पूरा काम इसको दे दिया जाता तो 40 दिन में करता के लिए। आप देख लीजिए कितना छोटा सा सवाल होता है। पूरा डिटेल में लेके आओ तब जाके इतना कुछ दिखा है, इसलिए क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। हर बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट छोटा सा हो या बड़ा सा हो। आप देख रहे हो डिवीजन का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप फंस जाते हैं। टाइम एंड वर्क का ये बेसिक क्वेश्चन में से आता है। आपको लगेगा सर बेसिक नहीं है, आपको इसलिए लग रहा है बेसिक क्योंकि आपने तरीका नहीं सही चूज किया। आप थोड़ा सा तरीका तो चूज कीजिए समझने का। सिर्फ सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में कहाँ क्या छुपा रहा था जो हम निकालते हैं। हमारे और आपके में इतना ही सा अंतर है। हम टीचरों का काम है इस सवाल को सही तरीके से आपके सामने पेश करना, और आपका काम क्या है आंसर नहीं मिलाना। ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ गलती से 25 लिखा गया था 15 जब आंसर गलत आ जाता है। आपको ये समझना है कि मैंने क्वेश्चन को पकड़ा कैसे और क्वेश्चन को बनाया कैसे, तरीका क्या था। ठीक है, तो चलिए हम इसके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिर से। आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।